क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन का हमारा आखिरी टॉपिक बचा है। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक थे, फॉर एग्जांपल हेनरी लॉज एंड उससे पहले के जितने भी कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी और कुछ कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म्स, कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म्स के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं, राउट्स एंड उनके ग्राफ्स के बारे में और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस होने के बाद, उसके न्यूमेरिकल होने के बाद, ग्राफिकल मेथड एवरीथिंग होने के बाद और विभिन्न कंप्लीट नोट्स के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से हमें क्या समझ आता है, जैसे मान लो कि कोई चीज नॉर्मल होती है तो उसके लिए अपन वर्ड सिर्फ इतना यूज करते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल आगे ये भी लगे मतलब अब कुछ नॉर्मल तो नहीं है, यानी अब नॉर्मलिटी की बात नहीं होगी, अब एबनॉर्मलिटी की बात होगी। एबनॉर्मलिटी मींस किस चीज की एबनॉर्मलिटी, किस चीज की एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल मतलब कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है मॉलिक्यूलर मास। यानी जो मॉलिक्यूलर मास पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो बेसिकली 9th क्लास से हम पढ़ते आते ही हैं, लेकिन 11th क्लास तो एकदम नींव है कि इससे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आगे अगर हम मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास एकदम बेसिकली हम पढ़ के आए हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास को सम करोगे। जैसे H2 का एटॉमिक तो 2 कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 2 + 16 अब इन दोनों के सम का हमारा इक्वल होगा 18, यानी हमारा जो पानी हम पीते हैं ना उसका मॉलिक्यूलर मास है 18। मास एज कैसा यूनिट हो जाएगी, ग्राम। ओके, सो अब ये H2O का जो हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि 18 ग्राम होता है, ठीक है। जैसे मान लो CO2 का निकालना है, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, ओवरऑल CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका हो जाएगा 44 ग्राम। लेकिन अब ये मास है ना, ये तो हम निकाले थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मास है, थ्योरेटिकल। लेकिन जब अपन इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन जब इस मास का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो ये मास या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। अब वो दो कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें मास हमारा कम और ज्यादा आएगा, लेकिन वो कंडीशन जरूर एग्जिस्ट करती है। यानी जो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको इन दो मॉलिक्यूल्स का, दो कंपाउंड्स का लिख के दिखाया है ना, ये थ्योरेटिकल है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे ना, जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे तो मास या तो आपने जो निकाला है, यानी जो 18 निकाला है, जैसे NaCl है, NaCl का कैसे निकालते हो, Na23 और Cl हमारा 35.5, ओवरऑल इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। तो जब आप NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 इस कंपाउंड का मास निकाला है, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करोगे ना कि क्या NaCl का मास एक्सपेरिमेंटली इतना ही आ रहा है, थ्योरेटिकली निकाला है, ये तो हमने सोच के निकाला है, अपना फॉर्मूला यूज किया जो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली निकालोगे तो वही बात है, या कम आएगा या ज्यादा आएगा। अब वो हमें दो कंडीशन के बारे में पढ़ना है कि कब कम आएगा और कब ज्यादा आएगा, ठीक है। आई बात समझ, तो एबनॉर्मल यही है। लेकिन अब ये एबनॉर्मलिटी है क्यों, इसका रीजन क्या है एबनॉर्मलिटी का, और ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम तो क्यों, पहली बात तो हम क्यों पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो हमें उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि हाँ हम इस टॉपिक को इसीलिए पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को इसीलिए आना पड़ा, पिछले टॉपिक में कोई कमी रही होगी, कोई लिमिटेशन रही होगी, कोई ड्रॉबैक रहा होगा, कोई बात अधूरी रही होगी कि ये बात पूरी करने के लिए आया है। हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से जस्ट पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई थी तब, कि अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद जितने भी टॉपिक आएंगे ना उन सबका आपस में कनेक्शन होगा, आपस में लिंक होगा। आई बात समझ, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपस में लिंक है, ऑफ कोर्स लिंक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जैसे मान लो कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया, मैंने पानी लिया, ये मेरा पानी है, और इसके अंदर अब मैं कुछ पार्टिकल कुछ डिसॉल्व कर रही हूँ। अब मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व किए, कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व किए उन नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से कोई फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है, कोई वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, कोई ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, एवरीथिंग इससे जो इफेक्ट होता है ना, उन टर्म्स को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं और हम पढ़ के भी आ चुके हैं। तो अब कहने का मतलब ये कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपस में लिंक क्या क्या कनेक्शन है, पहले तो ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है। देखो लिंक और कनेक्शन ये है कि आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की, कि आपके सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बात करते हैं मास की। तो यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी मास, मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे समझो, मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये रिलेशन आया ही क्यों, क्यों ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं? एक बार आप इतना दिमाग में रखो, मैं जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स के बाद आपको समझाने वाली हूँ कि क्यों होते हैं। एक बार आप दिमाग में इतना सेट करो कि जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, जैसे मान लो कोई हमारा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, ऐसे समझो ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो मॉस इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऑफ कोर्स 100% कम आएंगे। और अगर किसी का मास कम है तो पार्टिकल क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, और पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। अब पहली बात तो ये कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता ही क्यों है भाई? ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व किया कि अरे अरे हमें ना NaCl का मास पढ़ते हैं 58.5, लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्वेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब इसका कुछ मास आएगा 29.30 के आसपास, इतना आएगा। आप H2O का पढ़ते हो 18, जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो कुछ अलग ही आएगा। ये बात साइंटिस्ट ने क्यों बोली, चलो वो समझाती हूँ। अरे ये रिलेशन लिखना जरूरी है। मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा था सॉल्यूशन। मैंने पहले तो वाटर लिया A+B और इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल मिक्स कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl मिक्स कर दिया। अब H2O प्लस NaCl, NaCl पोलर है या नॉन पोलर, पहले तो इतना बताओ, NaCl पोलर है या नॉन पोलर? NaCl तो हमने जहां तक पढ़ा पोलर है। देखो पोलर क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि NaCl पोलर क्यों है, और पोलर होता क्या? पोलर वो होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। डिसोसिएट मींस होता है टूटना, आपस में टुकड़े होना। तो Na पॉजिटिव में टुकड़ा हो जाएगा और Cl का नेगेटिव में। हमारा जो H2O है एक तरीके से वो भी पोलर है, H प्लस और OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जब आप पानी के अंदर नमक को डालोगे तो ये पॉजिटिव है जो नेगेटिव के पास चला जाएगा, यानी ये आपस में HCl बना लेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, यानी एसिड और बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आप पानी के अंदर नमक को डालते हो तो वहां पे ये रिएक्शन होती है, क्यों? क्योंकि आपस में पोलर है, डिसोसिएट हो जाएंगे। और मान लो कोई कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मतलब जैसे शुगर है, यूरिया है, ये सब क्या नॉन पोलर है, ये आपस में टूटेंगे नहीं, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो उनमें क्या होगा वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तुम आप एक चीज नोट करो कि सोल्यूट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने अलग अलग आयन में डिसोसिएट हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है यानी जो अपने अलग अलग आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, जो आयन में डिसोसिएट हो सकता है। इसका एग्जांपल लिख लो आप, NaCl, HCl एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो नहीं हो सकता वो कौन से हैं, कौन से नहीं हो सकते? फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया, ये सब क्या है आपस में डिसोसिएट नहीं हो सकते, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, नॉन पोलर है बॉस, ये आपस में नहीं हो सकता। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, ध्यान से पेशेंसली समझते जाना। इलेक्ट्रोलाइट भी फर्दर टू टाइप का होता है, अब बस इतने पार्ट है, ठीक है। ये होता है डिसोसिएशन, इसमें होगा डिसोसिएशन, और एक होता है एसोसिएशन। डिसोसिएशन मींस होता है टूटना, ये टूट गया। इसमें होता है जुड़ना। जब आप पानी के अंदर नमक को डालोगे तो वहां पे डिसोसिएशन होगा। क्या होगा वहां पे? डिसोसिएशन, यानी आपने नमक को डाला, NaCl डाला, तब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 58.5, लेकिन पानी में जाने के बाद इसके टुकड़े हो गए, टूट गए। ये तो टूटने से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब हम इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब हम इस सॉल्यूशन की ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो गए? बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। दूसरी बात ये, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? कम हो गया। अरे मैम ये तो नहीं समझ आ रहा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, ये तो समझ में आ गया कि टुकड़े हो गए, तो Na इधर, Cl इधर, Na इधर, Cl इधर, यहाँ मैं यहाँ चला, मैं वहां चला, पानी में तैर रहे।
लेकिन मॉलिक्यूलर मास में क्यों कमी हुई, मॉलिक्यूलर मास क्यों कम हुआ, इसका रीजन ये है क्योंकि पूरा NaCl का एक टुकड़ा था वो था 58.5, ऐसे कितने NaCl डाले थे तो कितना मास हो जाएगा, बहुत सारा। लेकिन अब वो अंदर जाने के बाद टूट गया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Na अलग Cl अलग, तो 58.5 से इनके टुकड़े हो गए ना, मतलब Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, अब Na का अलग मास, Cl का अलग मास। लेकिन जब अपन इन दोनों को साथ में ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर टुकड़े होने के बाद, तो इनका कुछ मास में मिलेगा 29 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट आप समझो 38, अप्रोक्सीमेट 30 इतना मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये बात बोली थी कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद, जब पार्टिकल के टुकड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो वहां पे आपका मॉलिक्यूलर मास अपने आप कम हो जाएगा। और जहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नहीं टूटेंगे, मान लो कोई हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें पानी में जाने के बाद जो हमारा कंपाउंड है वो टूटा नहीं है, टूटेगा नहीं, तो वहां पे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट हमारे टू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारा टू टाइप का, एक है एसोसिएशन, इसमें जुड़ना है, और दूसरा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन तो अपन ने ऑब्जर्व कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन एसोसिएशन में क्या होगा, चलो एसोसिएशन को देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक सॉल्यूशन लिया A+B, और इसमें मैंने लिया वाटर, इसमें मैंने पानी लिया, और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, एसिटिक एसिड। पहले मैं मिला रही थी नमक जो वाटर में जाने के बाद टूट रहा था, मैंने मिला दिया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, चलो लिख लो CH3COOH। अब इसका जब टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 16, 32 ये हो गया, 32 प्लस ये हो गया 12, 12 कितना हो जाएगा, 12 12 24, एंड हमारा हाइड्रोजन हो गया 4 प्लस 4, तो 32 प्लस 4 28, 28 60। अब ना टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 60, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60। जब आप एसिटिक एसिड को पानी के अंदर मिलाओगे तो डिसोसिएशन होगा, CH3COOH है, ये आपस में टूटेगा, नहीं टूट सकता, ये आपस में नहीं टूटेगा, ये क्या होगा, ये डायमर बना लेगा। अब यहाँ पे ये ऐसे टाइप्स के सॉल्यूशन जो एसोसिएशन शो करते हैं, या तो डायमर बना लेते हैं, या ट्राइमर बना लेते हैं, या पॉलीमर। अभी ड्राइमर, ट्राइमर, पॉलीमर, व्हाट इज दिस, क्या है ये सब, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड को मिलाया, एसिडिक एसिड को मिलाऊंगी तो CH3COOH ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये आपस में दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, एक तरीके से डायमर यानी 2, ट्राइमर यानी 3, पॉलीमर यानी 5, और इससे ज्यादा हो गए तो आगे हम और भी इसके लिए वर्ड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे सिलेबस में इतने ही है। तो मैंने जब एसिडिक एसिड को वाटर के अंदर मिलाया तो इसने अपने मॉलिक्यूल का ट्वाइस बना लिया। अब ट्वाइस बना लिया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सॉल्यूशन के अंदर इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बताओ बढ़े कि नहीं बढ़े, पहला पॉइंट तो ये, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल में क्या हुआ, आप थोड़ा सोच के बताना, तब तक मैं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, जैसे मान लो ये हमारा एसिटिक एसिड है, अब मैंने डाला है इसके अंदर तो इसके टुकड़े नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि C अलग हो गया, H अलग हो गया, O अलग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये आपस में जुड़े हैं, यानी टूटने की बजाय जुड़ गए। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिखरे नहीं है, जुड़े हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम, लेस एक तरीके से। तो दूसरा पॉइंट, जब सोल्यूट पार्टिकल कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें रखना नहीं है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा क्यों होगा वो भी हमें देखना है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा क्यों होगा वो भी एक स्पेसिफिक रीजन देने वाली हूँ। हमने एसिटिक एसिड का मास देखा 60, हमने मास देखा 60 देखा ना एसिटिक एसिड का, लेकिन एसिटिक एसिड का जब डायमर बनाया उसने तो 60 का होल ट्वाइस हो गया। अब 60 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो अपने पास मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 120 ग्राम। एसिटिक एसिड के डायमर का मॉलिक्यूलर मास होता है 122 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया ज्यादा, ज्यादा। ये लो बॉस, ये बस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा अब मैं कुछ और एग्जांपल समझाने वाली हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें एग्जाम में पूछेगा तो किस वे में पूछेगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे मैं वो अभी बता देती हूँ। आई जस्ट होप आपने साथ साथ में नोटिस किया है, नोट किया है। जैसे मान लो हमने NaCl लिया पानी के अंदर, अब ये वाटर के अंदर जाके टूट गया, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूट गया, आयंस में डिसोसिएट। ये लो बॉस हो गया। अब हमने NaCl लिया था 1 मोल,
लेकिन अब यहाँ पे अन्य का 1 मोल हो गया, यहाँ पे इस अन्य का 1 मोल हो गया। अब मोल में कंफ्यूज नहीं हो रहे, 12th क्लास में आगे मोल कंसेप्ट तो समझ के आए होंगे। यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 मोल। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ने कि जब आप लोगे 1 मोल NaCl का, लेकिन वो अंदर जाने के बाद बढ़ जाएगा नंबर, मतलब सोल्यूट पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आपने 1 मोल लिया, आपने 1 मोल लिया, यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गया। आपने 1 मोल लिया, आपको मिले 2 मोल, आपने 1 लिया, आपको मिले 2, तो बताओ एबनॉर्मलिटी आएगी कि नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। अब चलो एक एग्जांपल और ले लो, AlCl3, हमने A लिया, Al पे सिंबल आएगा +3 का। अब कुछ बच्चों का जिनका देखो केमिस्ट्री में कंसेप्ट वीक होता है, उनको ये नहीं पता होता कि Al पे पॉजिटिव 3 क्यों आया है, Cl पे नेगेटिव क्यों आया है, Na पे नेगेटिव प्लस क्यों आया है, तो वो बच्चे रट लेते हैं। लेकिन इसमें रटने का कुछ नहीं है। Al पे इसलिए है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो अपना ऑक्टेट 10 इलेक्ट्रॉन में पूरा कर लेता है, इसलिए जो वो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्योंकि एल्यूमिनियम का, मैं थोड़ा बीच बीच में बताना चाहती हूँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और उसको सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जो बचे हुए 3 होते हैं उनका वो क्या करेगा, ऐसे लेके नहीं घूमेगा, वो उनको डोनेट कर देगा। डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे Cl3 है तो 3Cl नेगेटिव आ जाएगा। 1 मिनट, Al पॉजिटिव 3 और 3Cl नेगेटिव, हाँ 3Cl नेगेटिव। यहाँ पे हमने लिया 1 मोल और हमें अंदर जाने के बाद कुछ और ही मिल गया, 4 मोल टाइप कुछ मिल गया। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। और रही बात डायमर के डायग्राम की, तो डायमर का डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड C और H, CH3 C डबल OH CH3, कुछ इस तरीके से डायमर बना लेगा। ये क्या बन गया, डायमर। आपके बुक में डायग्राम भी आप देख सकते हो। ओके, सो ये था हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक बच गया जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या समझाना चाहता है, एक बार मैं वो बता देती हूँ, क्विक रिवीजन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 सेकेंड। हाँ, इस पे स्पेसिफिक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे वीडियो में साथ साथ में कवर करवा देना चाहती हूँ। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है, वांट ऑफ फैक्टर। जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या कहता है, देखो बॉन्ड ऑफ फैक्टर ने कहा था, ये भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को समझाता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कहा कि आप सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल डालते हो। अब वो सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो उसका मास कम हो जाएगा या उसका मास ज्यादा हो जाएगा, जो हम देख के भी आ रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर अपनी एक ऐसे वैल्यू देगा जिससे हम बिना ऑब्जर्वेशन के पता लगा लेंगे कि हाँ यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन। ये कैसे पॉसिबल है? बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, बड़े कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है वांट ऑफ फैक्टर। तो व्हाट्सएप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आई की वैल्यू हमारे इक्वल आ जाए 1 के, आई की वैल्यू तुम्हारे ग्रेटर देना आ जाए 1 के और आई की वैल्यू तुम्हारे लेस देना आ जाए 1 के, आई की वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, इक्वल आ गई, इसका मतलब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। वो नाइदर नोर तुम्हारी इंग्लिश लगा लेना तुम। मतलब यहाँ पे ना ही जो आयन है हमारा, जो हमने कंपाउंड डाला वाटर में जाने के बाद, वो ना ही टूटेगा ना ही जुड़ेगा। अब इसके कौन से एग्जांपल होते हैं, इसके आप समझ सकते हो, शुगर और यूरिया। जो शुगर और यूरिया होता है ना, आप उसको वाटर के अंदर डाल दो, ना तो वो जुड़ेगा और ना ही वो टूटेगा। मतलब ना तो वो एसोसिएशन दिखाएगा ना ही डिसोसिएशन दिखाएगा। डिसोसिएशन तो वो दिखाएगा जो पोलर है, एसोसिएशन एसिटिक एसिड जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे। अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये टूटा क्यों नहीं, ये टूटा क्यों नहीं, साथ साथ नोट करते रहो, टूटा क्यों नहीं? टूटा इसलिए नहीं क्योंकि नॉन पोलर था, रीजन मिल गया, नॉन पोलर था। ठीक है, तो ये जुड़ा क्यों, ये जुड़ा क्यों, जुड़ा क्यों बताओ? और शुगर है, शुगर एंड यूरिया, ये टूटेंगे तो नहीं क्योंकि नॉन पोलर है, लेकिन ये एसिटिक एसिड की तरह जुड़ते क्यों नहीं बताओ? शुगर का पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, शुगर का फॉर्मूला होगा 1 सेकेंड, हाँ C12H22O11, अभी लिखा था यहाँ पे, लिखा होगा C12H22O11।
तो ये नॉन पोलर है, ये तो पता है, लेकिन ये वाटर में जाने के बाद जुड़ तो सकता है, डाइमर ट्राइमर पॉलीमर कुछ भी बना सकता है। देखो एसिटिक एसिड इसीलिए जुड़ा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यानी OH बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, आपको पता होगा। अब आप कहोगे शुगर में भी तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, शुगर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही, हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे OH, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से हो रहा था, ठीक है, आई बात समझ। तो अब यहाँ पे जो I = 1 है, शुगर है, वो ना ही एसोसिएट होगा, शुगर यूरिया ना ही एसोसिएट हो ना ही डिसोसिएट। अब I की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 कब आएगी, I की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब हमारा डिसोसिएशन होगा, सॉरी ड्यूरिंग डिसोसिएशन, डिसोसिएट होंगे आयंस, डिसोसिएट आयंस। I की वैल्यू लेस देन कब आएगी, एसोसिएशन। बस यही बात कहता है वांट हाउ फैक्टर। मैं तो I = 1 और I > 1 इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।